हेलो बच्चों। आज हम क्लास 10th की मैं क्यों लिखता हूँ चैप्टर पढ़ेंगे। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी एक सब्सक्राइब और लाइक हमारे उम्मीदों को और बढ़ाती है और वीडियो अपलोड करके डालने के लिए मजबूर करती है। तो चलिए पढ़ते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ। एक लेखक जो होता है वो ये कह रहा है कि मैं क्यों लिखता हूँ। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जैसे कि यह प्रश्न बहुत सरल जान पड़ता है पर बड़ा कठिन भी है, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं ही है, न जाने संभव भी है या नहीं। जैसे कि किसी की जीवन की उस पर अगर हम कहानी या स्टोरी लिखते हैं तो फेस टू फेस वैसा नहीं लिख सकते हम। कुछ चीज़ों को कोई शब्द नहीं मिलता है जिसको हम आसानी से एक कहानी में ढाल सकें। उनमें से कुछ का स्पर्श किया जाए, विशेष रूप से ऐसों का जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। एक उत्तर तो यह है कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि स्वयं जानना चाहता हूँ कि मैं क्यों लिखता हूँ। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिले हो सकता है। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है। लिखकर भी लेखक उस अभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है जिसके कारण उसने लिखा और लिखकर उसे मुक्त हो जाता है। जैसे कि कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो अपनी जीवन की, जो हम चाहते हैं कि हम दूसरों को बताएं, उससे वो कुछ सीखें। इसलिए उस कहानी को हम लिखते हैं और दूसरों तक ले जाते हैं। इस एक लेखक के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, ना उनका सब लेखन ही कृति होता है। सभी कृतिकार इसलिए लिखते हैं कि यह ठीक है, कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की व्यवस्था से भी लिखा जाता है। संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तकीजे से, आर्थिक आवश्यकता से विभिन्न। एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से यह भेद बनाए रखता है कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है। जैसे कि होता है अपने हुनर को बाहर लाना। हम अपने जीवन के बारे में लिखते हैं या दूसरे के जीवन के बारे में लिखते हैं। एक लेखक वो कहानी को ढूंढता है और ढूंढकर उसे लिखता है और वो लेकर एक समाज में आता है। जैसे कि प्रातःकाल नींद खुल जाने पर कोई बिछौने पर तब तक पड़ा रहे जब तक कि घड़ी का अलार्म न बज जाए। इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो जाता है। उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है जिससे भौतिक अर्थात के साथ उसका संबंध बना रहे। मुझे इस सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी उससे बाधा भी नहीं होती। जैसे कि होता है कि इंसान कुछ तरह इस तरीके से आलसी होते हैं, जैसे कि अलार्म बजे तभी हम बिस्तर को छोड़ेंगे। कभी कभी ऐसा होता है नींद तो खुल जाती है लेकिन उठने का मन नहीं करता है, तो अलार्म का वेट करते हैं। मुझे मुझे इस सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी उससे बाधा भी नहीं होती। जैसे कि हमें अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती और अलार्म बजता भी है तो उससे हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। उठते हैं और हम बंद कर देते हैं। उठने वाली तुलना को बनाए रखूं तो कहूं कि सवेरे उठ जाता हूं अपने आप ही, पर अलार्म भी बज जाए तो कोई हानि नहीं मानता। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान बहुत थक जाता है और उसकी आंख नहीं खुलती है। तब क्या होता है, अलार्म बजने से वो समय पर उठ जाता है। यह भीतरी व्यवस्था क्या होती है कि इसे बतलाना बड़ा कठिन है, क्योंकि वह नहीं होती कि यह बताना शायद कम कठिन होता है। यह उसका उदाहरण दिया जा सकता है। कदाचित वही अधिक उपयोगी होगा। अपनी एक कविता की चर्चा करूं जिससे मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं। मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय से हुई। अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियम धर्मों तत्वों अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस पीढ़ी तक पहुंचते हैं जहां अणु का भेदन संभव हुआ। रेडियम धर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं, इन सब पुस्तकीय सैद्धांतिक ज्ञान तो मुझे था। जैसे कि होता है ना कि किसी सीढ़ी तक पहुंचने के लिए रेडियो, टेलीविज़न इस सब का सहारा लिया जाता है और कभी कभी न्यूज़पेपर, इस सब से हमें बाहरी न्यूज़ के बारे में पता चलता है। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। मैंने लेख आदि में कुछ लिखा भी
पर अनुभूति के स्तर पर जो व्यवस्था होती है वो बौद्धिक पकड़ के आगे की बात है। उसकी तर्क संगति भी अपनी अलग होती है। इसलिए कविता मैंने इस विषय में नहीं लिखी। यूं युद्ध काल में भारत की पूर्वीय सीमा पर देखा था कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंक कर हजारों मछलियां मार देते हैं, जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी होती है और जीव के इस अवयव को व्यथा भीतर उमड़ी उमड़ी थी। उसके एक सीमा तक अणु बम द्वारा व्यर्थ जीवनाश का अनुभव तो करा ही ना सका। जापान जाने का अवसर मिला तब हिरोशिमा भी गया। वह अस्पताल भी देखा जहाँ रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ। अनुभव से अनुभूति गहरी चीज़ है। कम से कम कृतिकार के लिए अनुभव तो घटित का होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है, जो आँखों के सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभव में नहीं आया। कभी कभी ऐसा होता है कि एक लेखक अपने जीवन की ही सिर्फ नहीं लिखता है, वो जब बाहरी दुनिया को देखता है और देखने के बाद जो अपनी आँखों से और कानों से सुनता है उस चीज़ों से वो अपनी समझ के अनुसार एक उसमें ढालता है और ढालकर एक कहानी के द्वारा सबके सामने लाता है। तो हिरोशिमा में सब देखकर भी तत्काल कुछ लिखा नहीं, क्योंकि इसी अनुभूति प्रत्यक्ष कसर थी। फिर एक दिन वही सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। विस्फोटक के समय कोई वहाँ खड़ा रहा होगा और विस्फोटक से बिखरे हुए रेडियम धर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्र हो गई होंगी, जो आसपास के आगे बढ़ गई। उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया, उस व्यक्ति पर अटक उन्होंने भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। इस प्रकार समुचित ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी गई। एक विस्फोट बम जो होता है वो वहाँ पे कोई ये नहीं देखता है कि वहाँ पे जहाँ पे गिरता है कि क्या होगा। बम को ये चीज़ें नहीं पता, उसके रेडिएशन होते हैं। जो बम में जो इंसान घायल होता है वो अलग होता है, इसके रेडिएशन से जितनी चीज़ें नष्ट होती हैं वो अलग होती हैं। उस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा। हवा के इतिहास से जैसे भीतर कहीं सहसा एक जलते हुए सूर्य सा उग गया और डूब गया। मैं कहूँ कि उस क्षण में अणु विस्फोट मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। एक अर्थ से मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोटक का भोक्ता बन गया। इसी में वह व्यवस्था जागी कि भीतर की अकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। धीरे धीरे मैं उसे अपने को अलग कर सका। अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी, जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे। यह कविता अच्छी है बुरी इससे मुझे मतलब नहीं, मेरे निकट वह सच है क्योंकि वह अनुभूति प्रस्तुत है। यह मेरे निकट महत्व की बात है। जैसे कि एक लेखक के बारे में बताया गया है कि जो चीज़ें वो देखता है, सुनता है, समझता है, उस चीज़ों को एक कहानी एक कविता में ढाल कर वो दूसरों के सामने लाता है। वो अच्छी है या बुरी वो इससे उसकी समझ नहीं होती है। वो बस अपनी जो देखे हुए जो चीज़ें होती हैं उसको सामने लाने का एक अंदाज होता है। थैंक यू।